फाइनली तुम्हारा मोस्ट वांटेड वेब सीरीज पिकी ब्लाइंडर्स लेकर आ गया है तुम्हारा चैनल। ये ऐसी सीरीज है जिसके लिए तुम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी। आखिरकार आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे सिग्मा वाले थॉमस शेल्बी और पिकी ब्लाइंडर्स को। इस सीरीज को किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है, तो सारे काम धाम निपटा के बैठ जाओ और इस दमदार लेवल की सीरीज का मजा लो। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो अगले 5 सीजन बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो एक लाइक करके चलो शुरू करते हैं हमारी इस एक्सप्लेनेशन को। सीरीज की शुरुआत में ही तुम्हें पिकी ब्लाइंडर्स की बैक स्टोरी बताते हैं। ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। समय था 1919, प्रथम विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ है। हमारी कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में, जहां रहता है एक गैंग जिन्हें जाना जाता है पीकी ब्लाइंडर्स के नाम से। इस गैंग को चलाते हैं शेल्बी भाई, जिनके लीडर हैं हमारे कहानी के हीरो टॉम या थॉमस शेल्बी, जिन्हें सोशल दुनिया में सिग्मा मेल के नाम से जाना जाता है। टॉमी के इस परिवार में और भी 3 भाई हैं। बड़े भाई आर्थर शेल्बी, छोटे भाई जॉन और फिन शेल्बी। इनकी एक बहन भी है, एडा शेल्बी। ये सभी पीकी ब्लेंडर्स के सदस्य हैं। इस ग्रुप में एक महत्वपूर्ण किरदार है शेल्बी भाइयों की चाची, जिसका नाम पॉली ग्रे है। ये पीकी ब्लेंडर्स मुख्य रूप से आयरिश और रोमानियाई वंश के हैं। युद्ध में जीत हासिल करने के बाद पीकी ब्लेंडर्स बर्मिंघम में आतंक बन गए। इनका मुख्य काम जुआ, काला बाजार और पैसे के बदले सुरक्षा प्रदान करना था। इन गैंगस्टरों का स्टाइल अनोखा था। ये पीकी नामक टोपी पहनते थे, जिनमें मारात्मक धारदार ब्लेड छिपे होते थे। बुनियादी रूप से उनके नाम पीकी ब्लेंडर्स वहां से ही रखा गया था। और उनके इस भाइयों में सबसे बुद्धिमान और चतुर टॉमी था। उसने अपने पूरे गैंग को आगे बढ़ाया। लेकिन उस समय पीकी ब्लेंडर्स के अलावा और भी कुछ छोटे छोटे गैंग थे, जैसे ली गैंग, कम्युनिस्ट गैंग और आईआरए गैंग। लेकिन पीकी गैंग के ऊपर एक और गैंग भी था, जिसका प्रमुख था बिली किम्बर। उन्हें पीकी ब्लेंडर्स के बिना सब डरते थे। लेकिन टॉम शेल्बी को बहुत पहले से इच्छा थी कि उसके गैंग को सिर्फ बर्मिंघम ही नहीं, पूरी दुनिया में स्थापित करें। इसलिए वो हमेशा सबके सुझावों को अनदेखा करके अपने ही तरीके से काम करता है। यह था पूरी पीकी ब्लेंडर्स की बैकग्राउंड स्टोरी। अब चलिए हमारी असली कहानी में। पहले सीन में हम देखते हैं कि टॉमी शेल्बी एक काले घोड़े पर एक इलाके में जा रहे हैं। पीकी ब्लेंडर्स के प्रमुख होने के कारण उनका इस खौफ से पूरा इलाका कांपता था। वे यहाँ एक लड़की से मिलते हैं जो कि जादू जानती है। लड़की को बुलाकर टॉमी शेल्बी उसके घोड़े पर एक मैजिकल पाउडर छिड़कते हैं और सबको कहते हैं कि नेक्स्ट डे मेरा घोड़ा रेस खेलेगा। अगर आप मेरे घोड़े के ऊपर बैट लगाएंगे तो 100% पैसा वापस मिलेगा। वास्तव में चीनी लोग उस मैजिक पर विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि शायद मैजिक की वजह से ही रेस में घोड़ा मोना खान जीत सकता है। इसलिए पूरा चीनी समुदाय उस पर बेट लगाने लगता है। लेकिन टॉमी की असली योजना थी कि वो उस मैच में हार जाए, ताकि सभी बेटिंग का पैसा उसकी जेब में चला जाए। बिल्कुल सही, उसका इरादा था रेस को फिक्स करने का। इस विषय पर उसके बड़े भाई ने उसे अच्छी तरह से डांटा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो चीनी लोगों के साथ धोखा करता है तो उनकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा गैंगस्टर बिली किम्बर की परमिशन के बिना इस फिक्सिंग में शामिल होने से उसे और हमें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन टॉमी कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम समझ सकते हो कि हमारा टॉमी बहुत तकनीकी आदमी है। अभी हम लोग टॉमी को एक वाइन शॉप में देखते हैं, जहां उसका सामना कम्युनिस्ट ग्रुप के नेता फ्रेडी थ्रोन से होता है। फ्रेडी उनके खिलाफ काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो मन ही मन पीकी ब्लेंडर्स को उड़ा देना चाहता है। इसलिए जब उसको समय मिलता है तो वो अपने समर्थकों को उनके पीछे भड़काने से नहीं हिचकिचाते। इसके अलावा फ्रेडी इतना चतुर है कि वो टॉमी की इकलौती बहन एडा के साथ गुप्त रूप से संबंध रखता है, ताकि वो शेल्बी परिवार के सभी रहस्य जान सके। तुम समझ सकते हो कि ये सबसे अच्छा आइडिया है। इस बार फ्रेडी ने टॉम को बताया कि एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी हत्यारे के मामले में बर्मिंघम आ रहा है, जहां हम दोनों के नाम संदिग्ध लिस्ट में हैं। लेकिन इन बातों को सुनकर टॉमी ज्यादा परेशान नहीं होता। उधर उसी बार में डैनी नाम का एक आदमी आता है और पागलों की तरह तोड़ फोड़ करने लगता है। दरअसल डैनी प्रथम विश्व युद्ध में इतना मानसिक रूप से प्रभावित हो गया था कि उसे बीच बीच में लगता है कि उसके ऊपर मोर्टल शेल का हमला होने वाला है। टॉमी और फ्रेडी उसे संभाल लेते हैं और जाते वक्त टॉम बार के मालिक से कहता है, जो भी नुकसान हुआ है उसे पीकी ब्लेंडर्स के नाम पर लिख दो, मैं उसे चुका दूंगा। उसी रात शेल्बी ब्रदर्स सब एक साथ बैठकर पीकी ब्लेंडर्स के कामकाज पर मीटिंग करते हैं। वहां आंटी पॉली को पता चलता है कि एक सख्त अधिकारी उनके शहर में किसी आर्म्स केस को लेकर आया है। इसलिए वो इस बारे में टॉमी से सवाल करने लगती है कि क्या वो इस तरह के किसी काम में शामिल है। लेकिन टॉमी उन्हें मना कर देता है और बताता है कि शायद ये काम कम्युनिस्टों का हो सकता है।
पर आंटी पॉली टॉमी की शक्ल देखकर शक करती है, इसलिए वो उसे एक चर्च में ले जाती है और सच्चाई कबूल करने को कहती है। पॉली कहती है भगवान के सामने झूठ मत बोलना। टॉमी बताता है हाँ, इस कहानी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। दरअसल मैंने 3 मेंबर्स को लंदन भेजा था कार के इंजन चुराने के लिए, लेकिन उन्होंने गलती से कार के इंजन का बॉक्स नहीं बल्कि दूसरा बॉक्स चुरा लिया और उस बॉक्स में 25 लुइस मशीन गन, 10,000 बुलेट्स, 50 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स और 200 पिस्तौलें थीं। मतलब टॉमी ने ये सब जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से ये अपने आप ही उसके हाथ लग गया। ये सब सुनकर आंटी पॉली कहती है कि इन्हें जल्दी से जल्दी बाहर फेंक दो, क्योंकि इतनी बड़ी आर्म्स डकैती में अगर पीकी ब्लाइंडर्स का नाम आता है तो वे सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन टॉमी कहता है इतनी आसानी से मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर किसी को अपनी खोई हुई आर्म्स चाहिए तो उसे पैसे देकर लेने होंगे। मतलब तुम समझ ही सकते हो कि टॉमी शेल्बी ऐसा सुनहरा मौका किसी भी हालत में हाथ से जाने नहीं देना चाहता। उधर बर्मिंघम शहर में पहुंचता है वो सख्त पुलिस अधिकारी चेस्टर कैंपबेल। इस शहर में आकर वो समझ जाता है कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही वो ये भी जान लेता है कि यहाँ के अधिकारी सब गैंग्स से पैसे खाकर अपना पेट भर रहे हैं। इसीलिए कैंपबेल पहले ही दिन शहर के सभी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर देता है और अपने भरोसेमंद लोगों को उनकी जगह नियुक्त करता है। इसके बाद अगले ही दिन वे लोग टॉमी के बड़े भाई आर्थर को पकड़कर ले आते हैं और उसे बुरी तरह पीटकर पूछताछ करने लगते हैं कि वो आर्म्स डकैती में शामिल है या नहीं। असल में बाहर सबको लगता था कि पीकी ब्लाइंडर्स का मुखिया आर्थर है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि थॉमस शेल्बी अपने भाई से भी एक कदम आगे है। खैर, आर्थर को बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो भगवान कसम खाकर कह रहा है कि उसे इन सब मामलों के बारे में कुछ नहीं पता। तब कैंपबेल कहता है ठीक है, तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो चलो मेरी मदद करो, इसमें दोनों का फायदा होगा। ये कहकर वो आर्थर को उस दिन के लिए छोड़ देता है। उधर बर्मिंघम शहर में एक खूबसूरत लड़की का आगमन होता है जिसे पहले किसी ने यहाँ नहीं देखा था। लड़की का नाम है ग्रेस। वो एक बार में जाती है और वहां बार गर्ल के रूप में काम करने का अनुरोध करती है, लेकिन बार का मालिक उसकी खूबसूरती देखकर कहता है तुम बहुत सुंदर हो, ये काम तुम्हें शोभा नहीं देगा। लेकिन फिर भी किसी तरह वो उसे मना लेती है और वहां काम करना शुरू कर देती है। एक दिन टॉमी बार में आता है और ग्रेस को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इस शहर में लड़कियों को बार में काम करने की इजाजत नहीं है। वो उससे सवाल करता है तुम प्रोस्टिट्यूट हो? अगर नहीं तो मैं कहूंगा कि तुम गलत जगह पर काम कर रही हो। ये सुनकर ग्रेस पूरी तरह से चौंक जाती है। बाद में जब टॉमी घर लौटता है तो उसका भाई कहता है पुलिस ने हमसे इस आर्म्स डकैती के मामले में मदद मांगी है तो हमें शायद उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन टॉमी चुप रहता है, क्योंकि असल में वही इस काम के पीछे है। खैर, इसके बाद हम डैनी को फिर से देखते हैं, जो डर के मारे एक दुकान के सामने से जा रहा होता है। असल में यहाँ भी उसे वही पुरानी समस्या हो रही है। तभी एक दुकानदार उसके हाथ में चाकू लेकर सामने आता है और डैनी सदमे में आकर उसे मार देता है। दूर से 2 लोग ये हत्या देख लेते हैं और डैनी वहां से भाग जाता है, लेकिन भागने के बावजूद वो खुद को बचा नहीं पाता, क्योंकि टॉमी इस बार उसे नहीं छोड़ता। टॉमी कहता है उस दिन जिस घटना के वक्त वहां 2 लोग थे, उनमें से एक उस दुकानदार का भाई था। वे इटालियन हैं और वे तुम्हें किसी न किसी तरह मार ही डालेंगे। टॉमी कहता है वे तुम्हें बेरहमी से मारकर जमीन में गाड़ देंगे, इसलिए इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें शांति से ऊपर भेज दूं। डैनी भी समझ जाता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अपनी आखिरी इच्छा के अनुसार वो टॉमी से कहता है कि वो उसके बेटे और पत्नी का ख्याल रखे। इसके बाद टॉमी न चाहते हुए भी उन 2 लोगों के सामने डैनी को गोली मारकर हत्या कर देता है और उसका खून टॉमी के पूरे शरीर पर लग जाता है। दूसरी ओर हम उस पुलिस चीफ को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मिलने जाते हुए देखते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें पूरा भरोसा है कि कैंपबेल उन सभी हथियारों को बरामद कर लेगा। प्रधानमंत्री से प्रेरणा पाकर कैंपबेल को और हिम्मत मिलती है। वो एक म्यूजियम में जाता है जहां एक अद्भुत घटना घटती है। वहां हम उसकी मुलाकात उस खूबसूरत लड़की ग्रेस से होती है। मतलब समझ गए होंगे कि ग्रेस एक जासूस है जिसे कैंपबेल ने पीकी ब्लाइंडर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा है। यहाँ ग्रेस उसे बताती है कि पीकी ब्लाइंडर्स का मुखिया आर्थर नहीं बल्कि उसका भाई थॉमस शेल्बी है। इसके अलावा उसने रिसर्च करके पता लगाया है कि पीकी ब्लाइंडर्स सट्टेबाजी के साथ साथ और भी काम करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार चोरी करने की ताकत नहीं है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी कैंपबेल की नजर में पीकी ब्लाइंडर्स होता है। उधर टॉमी को उसके बड़े भाई ने एक गलत काम के लिए जमकर डांटा। ये गलत काम था कि टॉमी के घोड़े मोनाघन बॉय ने रेस जीत ली, जिससे उसका बहुत सारा पैसा डूब गया। लेकिन टॉमी उसे बताता है मैंने ये सब जानबूझकर किया है। अब चाइनीज लोग यकीन करेंगे कि उस मैजिक पाउडर की वजह से ही उन्होंने जीता है। इसके बाद ये खबर पूरे बर्मिंघम में फैल जाएगी और फिर लंदन समेत पूरे इंग्लैंड में।
और ठीक उसी समय जब करोड़ों का सट्टा मोनाघन बॉय पर लगेगा, तब मैं उसे हराकर जबरदस्त मुनाफा कमाऊंगा। मतलब सोचो, टॉमी कोई मामूली दलाल नहीं है, बल्कि बहुत बड़े स्तर के बिजनेसमैन है। इसके बाद हम एक और चौंकाने वाली चीज देखते हैं, और वो ये है कि डैनी अभी भी जिंदा है। दरअसल टॉमी ने उसे उस आदमी से बचाने के लिए मरने का नाटक किया था। अब वो उसे चुपके से लंदन भेज रहा है अपनी गैंग पीकी ब्लाइंडर्स के एक सदस्य के रूप में। तो समझ गए ना टॉमी शेल्बी कितना बड़ा दिमाग है। इसी सीन के साथ सीरीज के पहले एपिसोड का अंत होता है। इसके बाद दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम शेल्बी ब्रदर्स को ली ब्रदर्स नाम की एक गैंग से मिलने जाते हुए देखते हैं। टॉमी यहाँ एक रेसिंग घोड़ा खरीदने आया है, लेकिन वो घोड़े के बदले अपनी कार देने का फैसला करता है। इस फैसले पर उसका बड़ा भाई कहता है, मतलब क्या एक घोड़े के लिए तू हमारे परिवार की एंटीक कार उन्हें दे देगा? साला बेवकूफ कहीं का। ये सुनकर ली ब्रदर्स हंसने लगते हैं, लेकिन टॉमी उनका हंसना देखकर गुस्से में आ जाता है। टॉमी कहता है, मेरे बड़े भाई पर हंस क्यों रहे हो? जब बात बढ़ जाती है और वे टॉमी की मां को गाली देकर होर कहते हैं, तब टॉमी अपने आइकॉनिक कैप से उन्हें काटना शुरू कर देता है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये कैप किसी हथियार से कम नहीं है, क्योंकि इसमें धारदार ब्लेड लगे होते हैं। उन ब्लेड से पूरी गैंग का खात्मा कर वे वापस आते हैं। उधर इंस्पेक्टर कैंपबेल सभी पुलिस वालों को शहर के हर घर में तलाशी अभियान चलाने का आदेश देता है। चाहे जैसे भी हो, उन्हें कम से कम एक खोया हुआ हथियार तो ढूंढना ही है। उस आदेश के मुताबिक पूरी पुलिस शहर को तहस नहस करने लगती है। उस समय एडा और फ्रेडी एक साथ थे, इसलिए पुलिस के रेड करने पर फ्रेडी एडा को किसी और के पास छोड़कर शहर से भाग जाता है। असल में उस वक्त कम्युनिस्टों पर पुलिस का बहुत सख्त प्रतिबंध था। अगर कहीं 3 से ज्यादा कम्युनिस्ट एक साथ दिखते तो पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती। खैर, दूसरी ओर पुलिस फ्रेडी के घर की तलाशी लेती है और वहां एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है जिस पर थॉमस शेल्बी का नाम लिखा था। तब पुलिस को शक होता है कि इस कम्युनिस्ट का शेल्बी परिवार से कोई न कोई संबंध है, इसलिए कैंपबेल चर्च में जाता है, जहां उसकी मुलाकात आंटी पॉली से होती है। कैंपबेल धीरे से आंटी पॉली को धमकी देते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि आर्थर इस पीकी ब्लाइंडर्स का लीडर नहीं है। अगर तुम लोग खुद को बचाना चाहते हो तो कल सुबह 10 बजे अपने लीडर थॉमस को मुझसे मिलने के लिए कहो, अन्यथा शेल्बी परिवार भयंकर मुसीबत में पड़ेगा। दूसरी ओर टॉमी घोड़ा लेकर शहर वापस आता है और देखता है कि पुलिस ने शहर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। शहर के हर घर में रेड डालकर लोगों को परेशान किया गया है। अब इस ऑफिसर कैंपबेल को सबक सिखाना जरूरी हो गया है, इसलिए टॉमी एक खतरनाक योजना बनाता है। वो पूरे शहर से ब्रिटेन के राजा की तस्वीरें इकट्ठा करता है और उन्हें शहर के बीचों बीच रखकर आग लगा देता है। फिर वो इस खबर को एक पत्रकार को देता है और उसे पैसे देकर कहता है कि पूरे अखबार में कल ये खबर छपना चाहिए कि युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को सरकार के लोग रेड के नाम पर अपमानित और परेशान कर रहे हैं, इसलिए विरोध में हमने राजा की तस्वीरें जलाई हैं। भाई रे भाई, टॉमी की ये खतरनाक चाल बिल्कुल बुलेट की तरह काम करता है। नतीजतन अगले दिन रात को खुद प्रधानमंत्री चार्चिल ऑफिसर कैंपबेल को फोन करके जमकर गालियां देता है, क्योंकि राजा ने पहले ही खबर देखकर बहुत शर्म महसूस की है, इसलिए अगली बार किसी रेड से किसी को परेशान न करे। ये कांड सुनकर कैंपबेल तो एकदम सन्न रह जाता है। जितना उसने टॉमी को सोचा था वो उससे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। उधर एडा को देखकर आंटी पॉली को कुछ शक होता है। जब वो उसे थोड़ा जांचती है तो पता चलता है कि एडा प्रेग्नेंट है। बड़ी बड़ी आंखें करके आंटी पूछती है, बता इस बच्चे का बाप कौन है? लेकिन एडा कहती है, अगर उसका नाम अभी लिया तो तुम लोग उसे कूची कूची करके काट दोगे। ये सुनकर आंटी समझ नहीं पाती कि ये बात वो टॉमी को कैसे बताए। दूसरी ओर ली परिवार के साथ झगड़ा होने के कारण वे एक बुलेट पर टॉमी का नाम लिखकर उसे धमकी के रूप में भेजते हैं। इसका मतलब टॉमी के एक और दुश्मन बढ़ गया। ली से वो घोड़ा लेकर आने के समय टॉमी की मुलाकात ग्रेस से होती है और वो उसे अपने घोड़े की रेस देखने के लिए आमंत्रित करता है। मतलब टॉमी के मन में भी इस लड़की के प्रति कुछ दया माया हो रही है। इसके बाद देखा जाता है कि रेस के दिन भारी मात्रा में बेटिंग उसके घोड़े मोनाघन बॉय पर लगती है। वहीं आंटी पॉली आकर एडा की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो टॉमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे एडा के पास जाता है और पूरे सिनेमा हॉल को खाली करवाकर कहता है, बता इस बच्चे का बाप कौन है? तब गुस्से और डर से एडा कहती है, इस बच्चे का बाप वो है जो तुम्हारा स्कूल फ्रेंड था और जिसने तुम्हें विश्व युद्ध में बचाया था। टॉमी समझ जाता है कि फ्रेडी ही वो दोषी है जो गुपचुप से उसकी बहन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब वो क्या करेगा ये समझ नहीं पाता। इतने में रेस का रिजल्ट आता है और देखा जाता है कि उनका घोड़ा मोनाघन बॉय रेस हार गया है। इसका मतलब है कि टॉमी का प्लान सही से काम नहीं किया। टॉमी अपने आसपास के सभी लोगों को बेटिंग का पैसा वापस कर देता है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी वापस आ सके।
इसके बाद आंटी पॉली आकर टॉमी से कहती है कि एडा के मामले में थोड़ा नरमी बरते, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रेडी सच में एडा से प्यार करता है। लेकिन टॉमी ये बात किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं होता। फिर टॉमी कैंपबेल के पास जाता है और वहां जाकर सीधे उसे एक ऑफर देता है। टॉमी कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। डील ये है कि तुम मेरे किसी काम में बाधा नहीं दोगे, मेरे आदमियों को परेशान नहीं करोगे, कुल मिलाकर मेरे धंधे में कोई भी रुकावट नहीं डालोगे, और इसके बदले में मैं तुम्हें चोरी हुए हथियारों का पता बताऊंगा, क्योंकि ये हथियार मैंने ही चुराए हैं। ये सुनकर कैंपबेल की आंखें चमक उठती हैं। वो दिल से तो राजी नहीं होता, लेकिन इस वक्त वो इस डील को मना भी नहीं कर सकता। डील फाइनल हो जाने के बाद कैंपबेल ग्रेस के पास जाता है और उससे कहता है, तुम किसी भी तरह टॉमी को अपने बस में कर लो, चाहे प्यार से चाहे अपने शरीर से। किसी भी तरह तुम उसकी करीबी बनो, क्योंकि अब वो चोरी हुए हथियार उसी के पास है। ग्रेस इस पर राजी हो जाती है और अपने मिशन पर लग जाती है। इधर टॉमी जो घोड़ा ली परिवार से लाया था, उसमें अचानक एक बीमारी पकड़ लेती है। ये देखकर बाकी लोग कहने लगे कि ये एक सफेद घोड़ा है। ली परिवार ने जानबूझकर इसे हमें थमा दिया है ताकि हमारे बाकी घोड़े भी मर जाएं। ये सुनकर टॉमी का मन बहुत खराब हो जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन न होने के कारण वो गोली मारकर घोड़े को मार देता है। घोड़े को मारने के बाद टॉमी को बहुत कष्ट होता है और वो ग्रेस के घर चला जाता है, जहां ग्रेस उसे सांत्वना देने के साथ साथ उसे थोड़ा समय भी देती है। अब टॉमी उससे एक गाना सुनना चाहता है और जब ग्रेस पूछती है कि वो किस टाइप का गाना सुनना चाहता है तो टॉमी बताता है कि वो सैड सॉन्ग सुनना चाहता है। तब ग्रेस कहती है कि ये गाना सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। टॉमी कहता है कि मेरा दिल पहले से ही टूट चुका है। ये इमोशनल सीन आपने शायद रील्स या शॉर्ट्स में देखा होगा। खैर, इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अगले दिन पॉली और एडा जब एबॉर्शन कराने जा रही होती हैं, तभी फ्रेडी उनसे मिल जाता है। फ्रेडी के धोखा न देने पर पॉली और एडा बहुत खुश होती हैं और फ्रेडी उसे शादी करने का प्रपोजल देता है। आंटी पॉली कहती हैं, तुम्हें यहाँ से भागकर कहीं और जाकर बसना चाहिए, लेकिन फ्रेडी बताता है कि वो टॉम से नहीं डरता, इसलिए अगर उसे बसना होगा तो वो यहीं करेगा। इस बार टॉमी और उसके भाइयों को एक बार में कार्ड खेलते हुए देखा जाता है। ठीक तभी उस बार में इस शहर के सबसे पावरफुल गैंग के गैंगस्टर बिली किम्बर का आगमन होता है। इतने बड़े गैंगस्टर के यहाँ आने का मतलब है कि बहुत बड़ा झमेला होने वाला है। बिली वहां आकर कहता है, सिल्वी नाम का कौन है, बाहर आओ। तब सिल्वी के तीनों भाई एक साथ बाहर आते हैं। यहाँ बाकी सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन टॉमी बिल्कुल रिलैक्स था। मुझे बिना बताए तुम लोग जुआ फिक्स करके बहुत अन्याय किए हो, तुम लोगों को मैं सड़क पर फेंक कर मारूंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन टॉमी तो अलग मिट्टी का बना है। वो ली ब्रदर्स की गोली हाथ में लेकर कहता है, मुझे पता है कि ली ब्रदर्स के साथ आपकी झंझट है और वे अब हमारे भी दुश्मन हैं। आपके पास मसल पावर है और मेरे पास दिमाग। अगर हम एक साथ ली के खिलाफ लड़ें तो कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। ये सुनकर बिली काफी इंप्रेस होता है और सोचता है कि ये अच्छा ऑफर है। बिली थोड़ा नरम पड़ता है तो टॉमी बहुत शालीनता से कहता है, मैं आपके साथ काम करके खुद को धन्य मानूंगा। तब बिली कहता है, कोई मेरे साथ काम नहीं करता, सब मेरे अंडर काम करते हैं। ये कहकर वो एक सिक्का जमीन पर फेंक देता है और टॉमी से उसे उठाने के लिए कहता है। मतलब सबके सामने वो टॉमी को अपने अधीनस्थ बनाना चाहता है। ये देखकर सभी भाई लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन टॉमी उन्हें एक डांट में चुप करा देता है और खुद ही उस सिक्के को उठा लेता है। भाई वाह, इस लड़के का दिमाग इतना शार्प और कूल है कि किसी भी परिस्थिति को कैसे नियंत्रित करना है वो बहुत अच्छे से जानता है। अब इस अपमान का बदला तो टॉमी लेकर ही रहेगा। अब वो ये कैसे करेगा, ये जानने के लिए चलिए अगले एपिसोड में चलते हैं। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में टॉमी को एक पब में देखा जाता है, जहां 2 IRA सदस्य उससे मिलने आते हैं। उन्हें पता चला है कि गाड़ियों के इंजन से जो गन चुराई गई हैं वो पीकी ब्लाइंडर्स ने ही की है। इसलिए वे कहते हैं कि अगर टॉमी उन्हें वो गन दे दे तो वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। लेकिन टॉमी पूरे मामले से इनकार करते हुए स्थिति को संभाल लेता है। उधर ये सारी बातें ग्रेस चुपचाप सुन रही होती है, इसलिए मामले की और ज्यादा जांच करने के लिए वो उन 2 IRA सदस्यों का पीछा करती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनमें से एक उसे पकड़ लेता है और समझ जाता है कि वो एक जासूस है। इसलिए उसके पास कोई और मौका न होने पर ग्रेस उसे गोली मारकर हत्या कर देती है। इस घटना से ग्रेस बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी को मारकर अपने हाथ लाल किए थे। उधर आंटी पॉली टॉमी को बताती है कि उसने बहुत समझाने के बावजूद भी फ्रेडी एडा को छोड़कर नहीं जा रहा है और वो चाहता है कि टॉमी उसे माफ कर दे और उन्हें एक मौका दे। लेकिन टॉमी का वही जवाब होता है कि वो किसी भी हालत में उसे शहर में नहीं रहने देगा। इसके पीछे भी एक कारण है और वो ये है कि पुलिस को पहले ही पता चल चुका है कि फ्रेडी इलाके में वापस आ गया है और उसने टॉमी की बहन एडा से शादी भी कर ली है।
अब पुलिस टॉमी को बताती है कि अगर फ्रेडी यहाँ रहा तो उसे और उसकी बहन को गिरफ्तार किया जाएगा। अब पीकी ब्लाइंडर्स की बहन को गिरफ्तार करना मतलब उनके पूरे परिवार की बदनामी। इसलिए टॉमी 2000 पाउंड का एक टिकट फ्रेडी को देकर कहता है कि वो एडा को लेकर अमेरिका चला जाए। लेकिन फ्रेडी न केवल इसे नहीं लेता बल्कि गन पॉइंट पर रखकर उससे लड़ना चाहता है। टॉमी मौके का फायदा उठाकर उसे काबू में कर लेता है और दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। टॉमी चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन अपनी बहन का ख्याल करते हुए वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ ग्रेस फिर से म्यूजियम में कैंपबेल से मिलने जाती है। वहां कैंपबेल उसे और रिस्क न लेने की सलाह देता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो इस मिशन से हट सकती है। लेकिन ग्रेस कहती है क्योंकि मैं एक बार इसमें शामिल हो गई हूं, इसलिए चाहकर भी अब मैं निकल नहीं सकती। इसी बीच अगली रेस का समय करीब आ जाता है और टॉमी चीनी बाजार चला जाता है जहां उसे एक सूट पसंद आता है, लेकिन वो सूट पहले से ही बिली किम्बर ने खरीद रखा था। अब वहां बिली किम्बर की उपस्थिति होती है, जिससे सभी सोचते हैं कि अभी कोई झगड़ा होगा। लेकिन टॉमी कहता है, देखिए मुझे जानकारी मिली है कल की रेस में ली ब्रदर्स यहां आएंगे और तुम्हारी सारी बेटिंग की रकम छीन कर ले जाएंगे। अगर मदद चाहिए तो बताना, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। ये कहकर जब वो जाने लगा तो बिली बोला, कल रेस में अपनी उस खूबसूरत लड़की को लेकर आना। जवाब में टॉमी ने कहा, मैं उसे पहले ही इनवाइट कर चुका हूं। इधर टॉमी का बड़ा भाई आर्थर पहले से ही डिप्रेशन में जा चुका था, क्योंकि सभी उसे उस हथियार चोरी के मामले में दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन टॉमी आज उसे सच बता देता है और कहता है, ये हथियार मेरे पास हैं, तुम परेशान मत हो। हमारे पास अब मशीन गन भी है, जो इस इलाके में और किसी के पास नहीं है। इस वक्त हम इस इलाके के सबसे बड़े किंग हैं। ये सब सुनकर आर्थर को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन दूसरी तरफ टॉमी की समझदारी से उसे राहत भी मिली। इसके बाद टॉमी उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। वो उस बार में जाकर कहता है, ये बार आज से तुम्हारा है, तुम यहाँ बेफिक्र होकर आराम कर सकते हो। उस रात जब टॉमी सो जाता है तो हर रात की तरह उसे फिर से पहले विश्व युद्ध की सारी भयानक यादें सपने में दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाता। उसी रात डैनी लंदन से वापस आता है और जानकारी देता है कि लंदन के कुछ लोग IRA की हत्या के मामले में पीकी ब्लाइंडर्स को दोषी ठहरा रहे हैं। वो पूछता है, क्या तुमने ये किया है? जवाब में टॉमी कहता है कि उन्होंने ये नहीं किया। तभी डैनी उसे वादा करता है कि उसकी जान बचाने के लिए हमेशा उसके साथ रहेगा। इधर आज सुबह टॉमी और ग्रेस उस रेस के लिए तैयार हो रहे हैं। पिछली रात ही टॉमी ने ग्रेस से कहा था कि मैं तुम्हें वहां इसलिए ले जा रहा हूं ताकि तुम बिली किम्बर को मोहित करके उसका ध्यान भटका सको। उसी प्लान के मुताबिक दोनों बहुत सुंदर तरीके से सज धज कर रेस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर आर्थर अपने गैंग को ली ब्रदर्स के साथ मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है, लड़ाई लेने के लिए। वे सभी तरह के हथियार लेकर रेस की ओर निकल पड़ते हैं। इस बीच टॉमी और ग्रेस वहां पहुंच जाते हैं। टॉमी और ग्रेस बिली को दिखाते हुए डांस करने लगते हैं। बिली ग्रेस के हॉट लुक को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, जबकि दूसरी ओर ली ब्रदर्स की टीम वहां के बुकियों से बैटिंग मनी छीनने लगती है। ठीक उसी समय आर्थर अपने गैंग के साथ वहां पहुंचता है और उन लोगों को पीटकर सारी रकम रिकवर करता है और उसे टॉमी के हाथ में सौंप देता है। अब टॉमी वो रकम लेकर बिली के पास जाता है और सारा पैसा उसे देते हुए कहता है, आपके लोग आपको प्रोटेक्शन देने में नाकाम रहे हैं। अगर आप चाहें तो अब से पीकी ब्लाइंडर्स की स्पेशल प्रोटेक्शन सर्विस ले सकते हैं। इसके बदले में मैं सारी रिकवर की गई रकम का 5% लूंगा और हर रेस में 3 लीगल बुकिंग मैं करूंगा। बताइए डील फाइनल है या नहीं? पीकी ब्लाइंडर्स का इतना तेज काम देखकर बिली बहुत प्रभावित होता है, लेकिन वो कहता है कि वो डील तभी करेगा अगर टॉमी अपनी बार वाली लेडी को 2 घंटे के लिए उसे दे दे। इसके बदले में टॉमी को 2 घंटे के लिए उसकी पत्नी को अपनी पत्नी मानने का मौका मिलेगा। मतलब समझ ही सकते हो कितना बड़ा हरामी है। इसलिए इस डील को किसी भी तरह से सफल करना होगा। तो वो ग्रेस को ये ऑफर मनाने के लिए चला जाता है। जरूरत पड़ने पर वो उसे बहुत पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन ग्रेस कहती है कि वो कोई वेश्या नहीं है कि उसके साथ सोए। लेकिन टॉमी कहता है, अगर तुम मेरी गैंग का हिस्सा बनना चाहती हो तो तुम्हें ये रिस्क लेना होगा। अगर वो कोई जबरदस्ती करे तो उसकी टांगों के बीच में एक लात मारकर चले आना। ये सुनकर ग्रेस स्तब्ध हो जाती है, लेकिन इस मिशन में रहना है तो उसे ये करना होगा। अब इस डील के अनुसार बिली ग्रेस को ले जाता है और टॉमी बिली की पत्नी को ले आता है। बिली की पत्नी कहती है, तुम्हारी लड़की शायद वेश्या हो सकती है, लेकिन मैं वेश्या नहीं हूं, इसलिए मेरे साथ कुछ करने की सोचना भी मत। अरे ये लड़की कुछ नहीं जानती है कि थॉमस शेल्बी ऐसी लड़कियों के नशे में नहीं रहता। उसके लिए बिजनेस सबसे पहले है। दूसरी ओर
बिली ग्रेस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब ग्रेस देखती है कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो वो अपनी पिस्तौल निकालना चाहती है, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई अवसर नहीं होता। इसी बीच टॉमी बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंचते हैं और एक बड़ी हरकत के साथ कहते हैं, मिस्टर किम्बर, इस लड़की को सिफिलिस बीमारी है और अगर आप कुछ करते हैं तो आपको भी इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर बिली डर के उसे छोड़ देता है और इस यात्रा में ग्रेस खुद को बचाने में सक्षम होती हैं। भाई, हर एपिसोड में थॉमस शेल्बी जो करिश्मा दिखा रहे हैं उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अब हम एपिसोड 4 पर आ जाते हैं। अगर तुम वीडियो अभी भी देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये जरूर पसंद आ रहा है, तो अभी एक लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं किया है तो जल्दी करो। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम फ्रेडी और एडा को घूमते हुए देखते हैं। यहाँ फ्रेडी एक बड़े कम्युनिस्ट लीडर स्टैनली चैंपमैन से मिलने आया है। उसे 200 पाउंड देता है अपने गुपचुप समुदाय को और बड़ा करने के लिए। उधर हमारा थॉमस शेल्बी ग्रेस स्वैग के साथ अपने बिजनेस एरिया में जाता है। वहां उसका एक जीसस नाम का चेला खबर देता है कि फ्रेडी ने एक कम्युनिस्ट को पैसे दिए हैं। यह सुनकर टॉमी के दिमाग में एक प्लान आता है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद टॉमी उनकी दुकान पर चला जाता है और वहां आंटी पोली बताती है कि जॉन किसी खास वजह से मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच वहां ली ब्रदर्स पहुंच जाते हैं और टॉमी के ना होने का फायदा उठाकर वे पूरे बेटिंग ऑफिस को तोड़ फोड़ कर सारा पैसा लूट लेते हैं। मतलब ली ब्रदर्स ने उस रेस का बदला ले लिया। खैर, जब टॉमी जॉन से मिलता है तो जॉन बताता है कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की का नाम बताता है उस कमरे में सब हंसने लगते हैं, क्योंकि जॉन लेसी नाम की जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो एक पेशेवर वेश्या है। लेकिन जॉन इस शादी के मामले में पूरी तरह से सीधा है। वो कहता है कि वो पहले ऐसी थी लेकिन अब वो सुधर गई है, इसलिए अगर मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से करूंगा। उसकी कम उम्र और गर्म खून की वजह से टॉमी भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। ठीक उसी समय उन्हें खबर मिलता है कि ली ब्रदर्स आकर उनकी जगह को तहस नहस कर गए हैं, इसलिए सभी मिलकर फिर से उस बेटिंग ऑफिस में आते हैं और देखते हैं कि सारा पैसा ले गए हैं। वहां टॉमी को एक वायर कटर मिलता है। ये वायर कटर तब इस्तेमाल किया जाता है जब कहीं हैंड ग्रेनेड लगाया जाता है। टॉमी तुरंत सबको हिलने डुलने से मना करता है, क्योंकि अगर कोई दरवाजे या कुर्सी में बम लगा हो तो उसे हिलाते ही वो फट जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद टॉमी सोचता है, अगर वे उसे मारने के लिए यहाँ बम रखते तो ये अब तक फट चुका होता, और क्योंकि दुश्मनी सिर्फ उसके साथ है वे बम ऐसी जगह लगाएंगे जिसे सिर्फ टॉमी ही इस्तेमाल करता है। तभी उसे अपनी गाड़ी का ख्याल आता है। दौड़ते हुए वो वहां जाता है और देखता है कि उसका छोटा भाई फिन गाड़ी का दरवाजा न खोलकर कूदकर गाड़ी के अंदर बैठा है। टॉमी उसे हिलने को मना करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बॉम्ब अनलॉक हो जाता है। हालांकि टॉमी तेजी से उसे बाहर फेंक देता है और वे इस बार बच जाते हैं। अब टॉमी को लगता है कि अगर वो इसी तरह चलता रहा तो उसका ही नुकसान होगा, इसलिए इस मामले को सुलझाना होगा। इसके लिए उसी दिन टॉमी अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर ली ब्रदर्स के पास चला जाता है। उनके प्रमुख के पास जाकर टॉमी कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ दुश्मनी खत्म हो। ऐसा कहते हुए वो एक गोली दिखाता है जिस पर बिली किम्बर का नाम लिखा होता है। मतलब टॉमी उन्हें ऑफर कर रहा है कि वो खुद दुश्मनी खत्म करने के लिए बिली किम्बर से भिड़ेगा और पूरे जुए की दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे देगा। तब वो कहता है, तुम तो बिली के साथ काम कर रहे हो, अब अगर तुम उसके साथ विश्वासघात कर सकते हो तो हमारे साथ नहीं करोगे, इसकी गारंटी क्या है? तब टॉमी कहता है, तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए मेरे पास एक ऑफर है। मैं अपने भाई जॉन की शादी तुम्हारे परिवार में कराना चाहता हूं। अगर परिवार मिल जाए तो वहां अविश्वास की कोई बात ही नहीं रहेगी। बोलो, डील फाइनल? इस प्रस्ताव पर ली ब्रदर्स एक ही बार में राजी हो जाते हैं और पीकी ब्लाइंडर्स के पक्ष में आ जाते हैं। अब टॉमी ने उन्हें वादा दिया है तो उसे जॉन को इस शादी के लिए तैयार करना होगा, इसलिए टॉमी लिजी नाम की उस लड़की के पास जाता है। वो उसे बुलाकर कहता है, पिछले 2 साल से मैं तुम्हारा कस्टमर था, ये बात तुमने मेरे भाई को क्यों नहीं बताई? तब लिजी बताती है कि उसने उसे खोने के डर से ये बात नहीं बताई। अब टॉमी अपना मुख्य हथियार चलाना शुरू करता है। वो लिजी को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और कहता है, इस शादी से पहले आखिरी बार मुझे तुम्हारी सर्विस चाहिए, बोलो तुम राजी हो या नहीं। लिजी पहले तो मना कर देती है, लेकिन जैसे जैसे पैसों की मात्रा बढ़ती है उसके अंदर का प्रोफेशनल रूप आ जाता है और वो इस काम के लिए राजी हो जाती है। मतलब उसने जॉन से बस ऊपर ऊपर कहा था कि वो सुधर गई है, लेकिन पैसे का लालच अभी भी उसे नहीं छोड़ा है और कभी नहीं छोड़ेगा। टॉमी के लिए ये साबित करना जरूरी था। सब कुछ साबित हो जाने के बाद टॉमी ये सारी बातें अपने भाई जॉन को बता देता है। जॉन ये सब सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। एक प्रोफेशनल सर्विस देने वाली लड़की पर इस तरह भरोसा उसे नहीं करना चाहिए था, ये सोचकर वो गिल्टी फील करता है।
इधर फ्रेडी और एडा कहाँ हैं ये पीकी ब्लाइंडर्स के अलावा कोई नहीं जानता, बट ये खबर पुलिस को पता चल गया है और वे फ्रेडी को पकड़ने आने वाला है। अब टॉमी चाहता है कि फ्रेडी को पुलिस के हाथों से बचाए, इसलिए उसने प्लान किया कि फ्रेडी की जगह वो उस बड़े कम्युनिस्ट नेता को पकड़वाएगा, क्योंकि स्टैनली फ्रेडी से भी बड़ा निशाने पर है। इसलिए वो चालाकी से आंटी पॉली के माध्यम से स्टैनली का पता निकलवा लेता है और उस पते के साथ ऑफिसर कैंपबेल से मिलता है। टॉमी कहता है, अगर तुम मुझे वादा करो कि अब से फ्रेडी और मेरी बहन को रिहा कर दोगे तो मैं इस बड़े नेता का पता दूंगा। इस ऑफर पर कैंपबेल राजी हो जाता है, लेकिन वो बताता है कि प्रधानमंत्री उस पर इस हथियार को निकालने के लिए बहुत दबाव डाल रहा है। ज्यादा देर हो गई तो मेरा ट्रांसफर लेटर जल्द ही आ जाएगा। अगर ट्रांसफर लेटर आने से पहले तुम मुझे हथियार नहीं देते तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ऐसी सजा दूंगा जो शैतान भी सोच नहीं सकता। इसके अलावा वो उसके छोटे भाई के बारे में ऐसी घटिया बातें कहता है कि टॉमी उसे वहीं गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अधिक समझदारी के कारण वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। उधर टॉमी से पता पाकर कैंपबेल उस कम्युनिस्ट को पकड़ लेता है, लेकिन अब वो एक और चाल चलता है। वो कहता है कि पीकी ब्लाइंडर्स पर उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक वो उनके परिवार के किसी सदस्य को पकड़ नहीं लेता तब तक वो टॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए वो अपना वादा तोड़कर फ्रेडी को गिरफ्तार करने की योजना बनाता है। सोचो, ये आदमी कितना बड़ा खिलाड़ी है, हालांकि उसे अभी तक नहीं पता है कि फ्रेडी कहाँ है। इसलिए वो स्टैनली को खूब मारता है और उससे फ्रेडी का पता पूछता है, लेकिन ये कम्युनिस्ट इतने चालाक थे कि कोई भी किसी का असली पता नहीं जानता था। इसलिए फ्रेडी को पकड़ने के लिए कैंपबेल को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। इसके बाद देखा जाता है कि बिली किम्बर टॉमस के ऑफिस में आया है। असल में पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए उसका व्यापार पूरी तरह से बढ़ गया है। उन्होंने डील की थी कि अगर टॉमी अच्छा काम दिखाएगा तो पीकी ब्लाइंडर्स को वो लीगल बेटिंग बुकमेकर का लाइसेंस देगा। वही लाइसेंस देने के लिए वो यहाँ आता है। ये पाकर पूरे पीकी ब्लाइंडर्स खुशी से फट पड़ते हैं, क्योंकि अब से उन्हें छिपकर सभी बेटिंग प्लेस नहीं चलाने पड़ेंगे। उधर एक और कहानी घटती है। टॉमी के गारिसन बार में ग्रेस की उसके बड़े भाई आर्थर से अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो तकनीकी रूप से आर्थर से उनके गोदाम का लोकेशन जान लेती है। इस लोकेशन को कैंपबेल को बता देने पर वो सभी जगहों पर रेड करता है, लेकिन वहां सिगरेट और वाइन के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस रेड की कहानी जब टॉमी को पता चलती है तो अचानक वो ग्रेस के सामने आ जाता है और कहता है, तुमने मेरे भाई से हमारे गोदाम के बारे में सवाल किया था। ये सुनकर ग्रेस थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन समझदारी से उस स्थिति से बाहर निकल आती है। अब टॉमी उसे एक चर्च में ले जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ सच बातें करनी है। अच्छा, क्या ये सच है कि तुम कैथोलिक हो? तो जवाब में जब वो हाँ कहती है तो टॉमी कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि अगर तुम कैथोलिक होती तो यहाँ दाखिल होते ही क्रॉस बनाती। खैर, तुमने मुझे बहुत सारी झूठी बातें बताई, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि तुम पीकी ब्लाइंडर्स की अकाउंटेंट बनो। तुम्हारे अंदर एक क्लास है और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। ये कहकर वो ग्रेस को हल्का सा चूमता है और वहां से चला जाता है। तुम समझ सकते हो कि थॉमस शेल्बी भी कुछ हद तक उस लड़की के प्रति कमजोर हो गया है। अब शेल्बी ब्रदर्स अपने भाई जॉन को लेकर ली परिवार के पास जाते हैं। जॉन ने पहले सोचा था कि आज शायद बड़ी लड़ाई होगी, इसलिए वो हथियार लेकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही टॉमी उसे बताता है कि आज उसकी शादी है और वो भी ली परिवार के किसी सदस्य के साथ, तब जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है। उसका कहना है कि चाहे जान चली जाए मैं ये शादी नहीं करूंगा। लेकिन टॉमी कहता है, हमारे पूरे परिवार का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम शादी करोगे तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सब सुनकर जॉन भी आखिरकार शादी के मंडप में बैठ जाता है और शादी वाली लड़की को देखकर उसे काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो बहुत खुशी से शादी का काम पूरा करता है। उधर टॉमी इस पारिवारिक समारोह में अपनी बहन एडा को भी बुला लाया था। अब एडा का 8वां महीना चल रहा था, फिर भी वो अपने भाई की शादी में जमकर शराब पीकर नाचने लगती है। टॉमी उसे बहुत मना करता है कि ऐसा न करे, वरना उसे कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन टॉम के प्रति उसके गुस्से के कारण वो उसकी बात नहीं मानती। नतीजतन उसी रात उसे डिलीवरी के दर्द शुरू हो जाते हैं और उसे जल्दी से घर ले जाया जाता है। अब बच्चे के पिता को ये खबर तो देनी होगी, क्योंकि ये उसका अधिकार है। इसलिए टॉमी फ्रेडी को संदेश भेजता है कि यहाँ आ जाए। इसके बाद सभी लड़के बार में चले जाते हैं परिवार के नए सदस्य के आने के उपलक्ष्य में पार्टी के लिए। उधर एडा उसी रात एक सुंदर लड़के को जन्म देती है और फ्रेडी भी जल्दी जल्दी वहां पहुंच जाता है। अपने बेटे को देखकर फ्रेडी भावुक हो जाता है, लेकिन उसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटती है। रात में ही वहां पुलिस आ जाती है और इतने दिनों से छिपे हुए फ्रेडी को पकड़ लेती है।
आंटी पोली और एडा ये देखकर विश्वास ही नहीं कर पाते क्योंकि वे सुनिश्चित थे कि फ्रेडी को यहां तकनीकी रूप से लाकर पुलिस के हवाले थॉमस शेल्बी ने ही किया है। इसलिए आंटी पोली बहुत गुस्से में आकर सीधे बार में जाती है और थॉमस को थप्पड़ मारकर उसे विश्वासघाती कहती है। लेकिन असल सच्चाई ये थी कि उसने ये काम नहीं किया था क्योंकि उसके मन में फ्रेडी को लेकर अब कोई समस्या नहीं थी, बल्कि वो फ्रेडी को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा दर्द कैंपबेल के कारण हो रहा था, जिसने उसे वादा करके भी अपना वादा नहीं निभाया। तो अब टॉमी उसका बदला कैसे लेता है, ये देखने के लिए चलो शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम टॉमी को डैनी की कब्र के सामने खड़े देखते हैं। हालांकि डैनी तो जिंदा है, तो उसके लिए कब्र क्यों खोदी गई ये एक रहस्य है। उधर एडा अभी भी अपने भाई को फ्रेडी को पकड़वाने के लिए दोषी मानती है, इसलिए टॉमी उसके लिए फल भेजता है, लेकिन वो उन्हें ठुकरा देती है। इसके बाद टॉमी गैरिसन बार में चला जाता है और ग्रेस के पास जाकर अपनी डायरी में एक स्टार का निशान बनाता है। ग्रेस पूछती है ये किसका निशान है। जवाब में टॉमी कहता है इस तारीख को मैं बिली किम्बर को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ग्रेस का चेहरा उतर जाती है और वो पूछती है क्या ये बात तुमने मुझे छोड़कर और किसी को बताई है। टॉमी कहता है नहीं, सिर्फ तुम्हें बताया है, मैंने ये बात अपने परिवार को भी नहीं बताया। उधर आर्थर को एक फाइट क्लब में जाते हुए देखा जाता है जहां वो टैक्स लगाने की सोच रहा है, लेकिन वहां वो किसी को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि 10 साल बाद उसने अपने पिता आर्थर विलियम शेल्बी सीनियर को देखा है। आर्थर अपने पिता को अपने घर लेकर आता है और उसके पिता यहां आकर जानते हैं कि अब शेल्बी परिवार का नेतृत्व थॉमस शेल्बी कर रहा है। पिता के लौटने पर इस परिवार में सिर्फ छोटा बेटा फिन और आर्थर ही खुश थे, इसलिए टॉमी वहां जाकर अपने पिता से कहता है गेट आउट और उसे भगा देता है क्योंकि उसके पिता 10 साल पहले अपने स्वार्थ के लिए उन्हें छोड़कर चले गए थे। इससे आर्थर बहुत गुस्सा हो जाता है टॉमी पर, लेकिन टॉमी कहता है भाई तुम्हें भी अगर इतने ही तकलीफ हो रहा है तो तुम भी उसके साथ जा सकते हो। गुस्से में आर्थर वहां से निकलकर गैरिसन बार में आता है और कैश काउंटर से 5 पाउंड लेना चाहता है। तब वहां मौजूद ग्रेस उससे पूछती है अच्छा मैंने देखा कि हम हर महीने कुछ पैसे लंदन भेजते हैं, ये किसे भेजा जाता है। ये जवाब में वो कहता है वो पैसा डैनी के पास जाता है। तब ग्रेस आश्चर्यचकित होकर कहती है डैनी तो मर गया था। तब आर्थर कहता है कि वो जिंदा है और हमारे लिए काम कर रहा है। ये सुनकर ग्रेस के मन में शक होने लगता है। फिर डैनी की कब्र के नाम पर जो खबर फैलाई गई है, क्या उसमें ये हथियार हो सकते हैं। इसलिए वो खुद डैनी की कब्र पर जाती है और आसपास से अंदाजा लगाती है कि शायद यहाँ वे चुराए गए हथियार हो सकते हैं। दूसरी ओर आर्थर वो पैसा लेकर अपने पिता के पास जाता है और उसे दे देता है क्योंकि उसके पिता ने उससे अमेरिका जाकर व्यापार करने के लिए पैसे मांगे थे। इसके अलावा वो अपने बड़े बेटे को भी साथ ले जाना चाहता है क्योंकि टॉमी ही जब सब कुछ संभाल रहा है तो यहाँ रहकर उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आर्थर अपने पिता का बड़ा भक्त था, इसलिए वो जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि गैरिसन बार में टॉमी से मिलने एक व्यक्ति आता है जिसका नाम बायन है। वो IRA ग्रुप का एक लीडर है। वो कहता है तुमने मेरे एक आदमी को मार डाला है, इसलिए मैं चाहूं तो तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे के बदले वे हथियार दे दो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले टॉमी इन बातों को अस्वीकार करता है क्योंकि उसके सामने ग्रेस थी, लेकिन काफी बातचीत के बाद वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मेरे पास वे हथियार हैं और मैं उन्हें तभी दूंगा जब मुझे उनका सही मूल्य मिलेगा। IRA के लीडर इस डील पर राजी हो जाता है। कल सुबह 10 बजे मैं पैसे लेकर आऊंगा और तुम अपने लोकेशन के साथ तैयार रहना। अब टॉमी को एक और चाल चलनी थी, इसलिए वो कैंपबेल के पास जाता है और कहता है तुम जो मोस्ट वांटेड IRA के मेंबर को ढूंढ रहे हो उसकी जानकारी मैं तुम्हें दे सकता हूं, बदले में तुम मुझे कल सुबह 10 बजे पुलिस की सुरक्षा दोगे। अब कैंपबेल भी कम चालाक नहीं था, इसलिए वो राजी हो जाता है, लेकिन उसकी योजना कुछ और ही थी। सुबह टॉमी हड़बड़ी में बार में आता है और ग्रेस से कहता है कुछ ही देर में 2 लोग आएंगे जिनका मुख्य लक्ष्य मुझे मारना होगा, इसलिए ये पिस्तौल लो और बगल में छिप जाओ। जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तब तुम पिस्तौल से निशाना साध कर बाहर आना, लेकिन खबरदार मैं जब तक ना बोलूं तब तक गोली मत चलाना। ये सब सुनकर ग्रेस बहुत डर जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी ओर कैंपबेल सही समय पर पुलिस भेजने वाला है, लेकिन वो कहता है पहले इन दोनों ग्रुपों के बीच झगड़ा होने दो, फिर जो भी बचे उसके बाद तुम लोग वहां जाना। यानी वो एक ही तीर में 2 शिकार करना चाहता है। इसी बीच टॉमी उनके लिए बैठा रहता है और वे दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं। टॉमी उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन उनमें से एक उसे मना कर देता है। इसका मतलब है कि खेल शुरू हो गया है। अब टॉमी उनसे पैसे मांगता है। जब वे पैसे दे देते हैं तो टॉमी उन्हें हथियारों के लोकेशन का मैप देता है। इसके बाद वे लोग कहते हैं साले तुझे क्या लगता है कि हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे?
ये कहकर वे उसे गन पॉइंट पर रख लेते हैं। तभी टॉमी हल्के से सिग्नल देता है और पीछे से ग्रेस डर के मारे गोली चलाकर एक को मार देती है। इसके बाद लीडर के साथ टॉमी की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक समय पर टॉमी लगभग दम घुटने से मरने वाला होता है, लेकिन उसी समय उसे अपने युद्ध के दिनों की याद आ जाती है और तुरंत ताकत जुटाकर वो वापस लड़ता है। टॉमी उसे एक पॉट से इतना जोर से मारता है कि उस व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से कुचल जाता है। उधर ग्रेस डर के मारे एकदम शॉक में आ जाती है। टॉमी जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें शूट करने से मना किया था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में ग्रेस कहती है कि वो टॉमी के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। टॉमी ग्रेस के प्रति बहुत आभारी हो गया। अब जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, कहानी के आखिर में पुलिस आती है और टॉमी उन्हें डांटता है कि वे सही समय पर क्यों नहीं आए। अब क्यों आए हो ये तो तुम पहले से ही जानते हो। खैर, उस रात टॉमी ग्रेस को उसके घर छोड़कर बताता है कि वो उसकी बहुत परवाह करता है। अगले दिन सुबह ग्रेस कैंपबेल से मिलने जाती है। वहां जाकर ग्रेस कहती है, मैं अपना मिशन खत्म करना चाहती हूँ। मैंने पहले ही अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया है। असल में ग्रेस के पिता एक ऑफिसर थे जिनको IRA कमांडरों ने मारा था, इसलिए वो चाहती थी कि उनमें से किसी को मारकर अपने पिता का बदला ले। ग्रेस कहती है, मुझे पता है कि वे चोरी हुए हथियार कहाँ हैं। मैं तुम्हें वो बता सकती हूँ अगर तुम वादा करो कि तुम टॉमी को और कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं तुम्हें हथियार दे दूंगी और बदले में तुम टॉमी के रास्ते से हट जाओ। कैंपबेल समझ जाता है कि ग्रेस अब टॉमी के प्रति कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो ग्रेस से वादा करता है कि वो टॉमी को कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये कैंपबेल वादे ना निभाने के लिए मशहूर है। ग्रेस से खबर लेकर उसी रात कैंपबेल उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वहां डैनी की कब्र खोदकर वो आखिरकार उन चोरी हुए हथियारों को ढूंढ निकालता है। सोचो, असल में कौन किसको धोखा दे रहा है और कौन किसकी मदद कर रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। सुबह तक सारे हथियार बरामद हो जाते हैं। ग्रेस के वहां पहुंचने पर कैंपबेल उसे बधाई देता है और उसी समय वो उस पर शादी का प्रस्ताव भी ठोक देता है। मतलब जिसे अब तक वो अपनी बेटी जैसी मानता था, अब उसी का पति बनना चाहता है। सोचो बुढ़ापे में कैसी ऊटपटांग हरकत कर रहा है। खैर, ये सुनकर ग्रेस पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यू डिजर्व बेटर कहकर उस बूढ़े का दिल तोड़ देती है। कैंपबेल समझ जाता है कि इस रिजेक्शन के पीछे टॉमी की मोहब्बत है। टॉमी का उधर से टपका हुआ बाप बड़े बेटे से झूठ बोलकर पैसा लेता है और सारी रकम औरतों पर लुटाकर भाग रहा होता है। तभी आर्थर वहां आता है और सारी सच्चाई जानकर उस पर बुरी तरह फट पड़ता है। उसे अपने बाप के इस धोखे से बहुत चोट पहुंचती है। आर्थर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इतने साल बाद भी उसे इस तरह धोखा देगा। इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद को खत्म करने के लिए फांसी लगा लेता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से रस्सी टूट जाती है और इस तरह आर्थर की जान बच जाती है। अब टॉमी उसे दिलासा देने के लिए आता है और कहता है, भाई इन सब बातों को लेकर ज्यादा मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम हमारी शेल्बी ब्रदर्स लिमिटेड के बराबर के हिस्सेदार हो। ये कहकर टॉमी अपने भाई को नया बिजनेस कार्ड देता है, जिससे आर्थर खुश हो जाता है। उसी दिन टॉमी कब्रिस्तान जाता है और देखता है कि उसकी सारी बंदूकें वहां से निकाल ली गई हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि ये जानकारी उसके पास से कैसे लीक हो गई। वो सबको अलर्ट कर देता है और कहता है, पुलिस ने जब बंदूकें ढूंढ ली हैं तो हम पर जल्दी ही हमला होने वाला है। ठीक उसके अंदाजे के मुताबिक शहर की सारी पुलिस थॉमस को पकड़ने के लिए आ जाती है। कैंपबेल का थॉमस के साथ पहले से ही बैर था और ये ग्रेस वाला मामला भी उसके सिर पर चढ़ गया था। तो जब पुलिस उसे पकड़ने जाती है, ग्रेस टॉमी को लेकर भागती है और उसे अपने घर ले जाती है। उधर कैंपबेल गैरिसन बार में एक आदमी को गन पॉइंट पर रखता है और टॉमी का पता पूछता है। जब उसे पता चलता है कि ग्रेस टॉमी को बचाकर अपने घर ले गई है, तो कैंपबेल अंदर से टूट जाता है। उसे अब पक्का यकीन हो जाता है कि ग्रेस को सच में टॉमी से प्यार हो गया है। फिर वो अपनी पूरी टीम को मिशन रद्द करने का आदेश देता है और खुद ग्रेस के घर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि टॉमी और ग्रेस एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। ये देखकर उसका दिल और ज्यादा टूट जाता है और बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। उधर टॉमी और ग्रेस अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टॉमी ने पहली बार किसी लड़की से सच में प्यार किया है, लेकिन जब उसे ग्रेस की असली पहचान का पता चलेगा तो उसकी हालत कैसी होगी, ये सोचकर ही डर लग रहा है। शेल्बी ब्रदर्स अब पूरी तरह आजाद है। दूसरी तरफ सारी बंदूकें खो देने के बावजूद टॉमी का दिल काफी हल्का हो जाता है, क्योंकि इन हथियारों ने उसे बहुत दबाव में रखा था। अब वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर शेल्बी ब्रदर्स के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सीरीज तो शायद खुशी खुशी खत्म हो गई, लेकिन नहीं भाई, थॉमस शेल्बी का कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी बाकी है।
अभी ये क्या बिजनेस है, चलो लास्ट एपिसोड में जान लेते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम टूटा दिल भरे कैंपबेल को देखते हैं, जो इतना टूट चुका था कि आखिरकार चाइना टाउन में आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाता है और एक चीनी लड़की के साथ बिस्तर में लेटता है। भले ही वो बूढ़ा हो गया हो, लेकिन क्रोध और रिजेक्शन के मिश्रण में वो इतना फ्यूरियस हो जाता है कि उस चीनी लड़की को घायल कर देता है। उधर आज टॉमी अपना फाइनल मिशन खत्म करने जा रहा है, जिसका मतलब है कि आज पीकी ब्लाइंडर्स अपनी मान मर्यादा को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बिली किम्बर को खत्म करने जा रहे हैं। इसके लिए टॉमी ने अपने सभी भाइयों को तैयार होने के लिए कहा और बताया कि आज ही बिली किम्बर का आखिरी दिन है। असल में इससे पहले टॉमी ने किसी को नहीं बताया था कि वो किम्बर को कब मारेगा, सिर्फ उसने ग्रेस को बताया था कि किस दिन वो किम्बर को मारेगा। खैर, उसके भाई जो जिस भी हालत में थे उठकर तैयार होने लगे। उधर ग्रेस कैंपबेल से फाइनल मुलाकात करने म्यूजियम चली जाती है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात ऑफिसर मॉस से होती है। वो ग्रेस को एक चिट्ठी थमाता है और गाली देकर वहां से निकल जाता है। उस चिट्ठी में कैंपबेल ने लिखा था कि तुम एक विश्वासघाती हो जो अपने देश और ईमानदारी के साथ दगा करके एक गटर के कीड़े की मदद कर रही हो। मेरा एक ही सवाल है, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में आंसू भरी आंखों से ग्रेस कहती है, प्यार के लिए। जब कैंपबेल चाइना टाउन में था तब एक सूट खरीदने के लिए टॉमी वहां आकर जानता है कि बाकी भ्रष्ट अफसरों की तरह कैंपबेल भी यहां सुख पाने आया है। इस बात को काफी दिलचस्प मानकर टॉमी उससे मिलने का फैसला करता है। वहां कैंपबेल उसे देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन कैंपबेल कहता है, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं जा रहा हूं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे हथियारों का पता कैसे चला? टॉमी कहता है, ये शायद तुम्हारा सिर्फ भाग्य था। तब कैंपबेल बताता है, आज के दिन के बाद मेरी तरह तुम्हारा भी दिल टूटने वाला है। इसका मतलब कैंपबेल क्या कहना चाहता है वो तो तुम समझ ही सकते हो। उधर आंटी पॉली आखिरी बार एडा के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन एक दिन पुलिस ने आकर उसके घर पर छापा मारा और वहां शराब की फैक्ट्री मिली। इसके चलते वे उसके दोनों बच्चों को लेकर चले गए। ये सब कहकर आंटी पॉली एडा को समझाती है कि कम से कम तुम्हारे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम्हारे सिर के ऊपर है तुम्हारा प्यारा भाई थॉमस, जो आज तक तुम्हें और फ्रेडी को बचाने के लिए चुपचाप काम करता आया है। यहां तक कि वो प्लान कर रहा है कि किसी भी तरह से फ्रेडी को आजाद करवा लेगा। ये सब सुनकर एडा खुश हो जाती है और अपना गुस्सा शांत कर लेती है। उधर फ्रेडी को एक जेल में दिखाया जाता है, जहां से आज उसे लंदन ले जाया जाएगा। फ्रेडी बहुत डरता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर आकर उससे कहता है, चिंता मत करो, टॉमी ने मुझे भेजा है तुम्हें भागने में मदद करने के लिए। ये सुनकर फ्रेडी का भी थॉमस पर से सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। उस प्लान के अनुसार बीच रास्ते में वो ऑफिसर उसकी हथकड़ी खोल देता है और ठीक तभी हम डैनी को एक बड़ी मशीन गन के साथ देखते हैं। डैनी यहाँ फ्रेडी को ले जाने के लिए आया है और ये जो मशीन गन तुम देख रहे हो, टॉमी ने पहले से ही छिपा कर रखी थी। नतीजतन भले ही उनके पास ज्यादा हथियार ना हो, लेकिन अब उनके पास एक खतरनाक मशीन गन है। दूसरी तरफ शेल्बी ब्रदर्स अपने परिवार के साथ एक मीटिंग में बैठे होते हैं, जहां टॉमी सभी को बताता है, आज हमारा एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हम पूरे शहर पर राज करने जा रहे हैं। ठीक तभी आंटी पोली एडा और उसके बच्चे कार्ल को लेकर आती है। एडा के बच्चे को पहली बार देखकर सब बहुत खुश होते हैं। टॉमी एडा से कहता है, बहन मुझे माफ कर दिया? जवाब में एडा कहती है, हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इसके बाद टॉमी गैरिसन बार में जाकर सबको खुशी खुशी ड्रिंक्स दे रहा होता है। ठीक तभी ग्रेस उसे पास बुलाकर कहती है, थॉमस मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही कोई आकर खबर देता है कि बिली किम्बर को किसी ने खबर दे दी है कि हम उसे खत्म करने जा रहे हैं। इसलिए वे सब मिलकर आ रहे हैं पीकी ब्लाइंडर्स को खत्म करने के लिए। ये सुनकर टॉमी एकदम स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि आज के इस प्लान के बारे में पहले से सिर्फ ग्रेस को ही पता था। इसका मतलब क्या ग्रेस ने उसके साथ धोखा किया? आंटी पोली भी समझ जाती है कि ये काम केवल ग्रेस ही कर सकती है और टॉमी ने इस मोहब्बत के चक्कर में बड़ी गलती कर दी। इसके अलावा उनके दोस्त ली ब्रदर्स पहले से ही पुराने प्लान के अनुसार घुड़दौड़ में चले गए हैं। इसका मतलब अब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। टॉमी का मन एकदम उलट पलट हो जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जो इस तरह से टूट जाए। इसलिए वो खुद जो होना था सो हो गया सोचकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। उधर आंटी पोली ग्रेस के पास जाकर उससे जवाब तलब करती है, तूने ऐसा क्यों किया? ग्रेस कहती है, हाँ मैं सरकारी जासूस हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे जाने दो। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम टॉमी से प्यार करती हो। इसके अलावा उस दिन तुमने टॉमी की जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी। बस इतना जान लो, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगी। दूसरी तरफ जॉन आकर बताता है, पूरे शहर की सारी पुलिस गायब हो गई है,
ये सुनकर टॉमी कहता है, ऐसा होना ही था क्योंकि पुलिस ने ही किम्बर को यह जानकारी दी है मुझे खत्म करने के लिए। अब हमें जो कुछ भी करना है वो हमें खुद ही करना होगा। समय नजदीक आने पर थॉमस शेल्बी अपने बाकी भाइयों के सामने जाकर एक जोशीला भाषण देता है। उसका कहना है, हम इससे भी बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके हैं। हो सकता है कि हम कुछ ही लोग हों, लेकिन आज हम सिर्फ बिली किम्बर के लोगों के दिलों में खौफ भरेंगे। ये कहते हुए शेल्बी ब्रदर्स फाइनल बैटल के लिए उतर पड़ते हैं। यहाँ का ये सीन पूरी सीरीज का सबसे स्वैग और फाइनल सीन है। सबसे आगे थॉमस शेल्बी और उसके पीछे 7 भाई। उन्होंने अपनी राइफल और पिस्तल लेकर लगभग 20 लोगों के सामने बिली किम्बर के खिलाफ मुकाबला किया। उन दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के सामने आ गए लड़ाई के लिए। पुलिस ऑफिसर मॉस कैंपबेल को जानकारी दी कि उनके बीच फाइट हो रही है, हमें उन्हें वहां से हटाना चाहिए। लेकिन कैंपबेल ने कहा, मुझे कुत्तों की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें लड़ने दो, हम बाद में लाशें उठाकर आएंगे। ये सुनकर समझा जा सकता है कि कैंपबेल चले जाने के बाद भी पीकी ब्लाइंडर्स का अंत चाहता है। दोनों दल मुकाबले में आते ही सभी उनके नेता के आदेश का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ पर जो सेटअप किया गया है उसमें पीकी ब्लाइंडर्स के लिए जीतने का कोई मौका नहीं है, लेकिन पूरे खेल में एक व्यक्ति की एंट्री उन्हें हैरान कर देती है और वो है हाथ में बड़ी मशीन गन लेकर आए फ्रेडी। इस मशीन गन को देखकर बिली या अन्य कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। हालांकि और भी आश्चर्यचकित करते हुए वहां एंट्री होती है एडा और उसके बच्चे की। एडा यहां आई है फ्यूनरल का काला ड्रेस पहनकर और कहती है कि इस लड़ाई में आज सब मरने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही विधवा का ड्रेस पहन लिया है। अभी भी समय है, प्लीज तुम लोग लड़ाई बंद करो, क्योंकि आज कई परिवार अपने मर्दों को खोने वाले हैं। अगर इसके बाद भी तुम लोग लड़ाई करना चाहते हो तो मैं अपने बेटे को बीच में रखकर लड़ाई करूंगी। ये सब सुनकर थॉमस समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बिली किम्बर इतने सब के बाद भी अचानक शॉट लेकर थॉमस पर फायर कर देता है और उसे बचाने के चक्कर में डैनी उसकी गोली से मर जाता है। इस आकस्मिक घटना में बिली की गोली खाकर थॉमस जैसे कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन थॉमस शेल्बी कोई साधारण आदमी नहीं है, इसलिए एक झटके में उसने अपनी पिस्तौल निकालकर बिली किम्बर के सिर में गोली मार दी। भाई रे भाई, ये सीन मैंने कितनी बार देखा है इसका कोई हिसाब नहीं। बिली किम्बर के मरने के बाद उसकी टीम पूरी तरह से हक्का बक्का हो गई। तब टॉम ने उन्हें बताया कि ये लड़ाई मेरी और बिली की पर्सनल लड़ाई थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब यहां से निकल जाओ। टॉम की बात मानकर बिली किम्बर की बॉडी लेकर वे सब वापस जाने लगते हैं और शेल्बी ब्रदर्स भी डैनी की बॉडी लेकर वापस आते हैं। वापस आने के बाद सबसे पहले टॉम के सीने से गोली निकाली जाती है और डैनी के बलिदान के लिए सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इस बीच कैंपबेल थॉमस शेल्बी की मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब ऑफिसर मॉस बताता है कि थॉमस नहीं बल्कि बिली का सिर उड़ गया है, तब वो भी हैरान हो जाता है। अब कैंपबेल समझता है कि थॉमस आम गैंगस्टर की तरह नहीं है, वो किसी और ही लेवल का खिलाड़ी है। दूसरी तरफ जब ग्रेस शहर छोड़कर जा रही थी, तभी उसके सामने टॉम आ जाता है। टॉम को देखकर ग्रेस सोचती है कि शायद अब उसे टॉम के हाथों मरना होगा, लेकिन टॉम उसे कहता है कि मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है, जहां मेरे प्यार में कोई कमी नहीं थी। तुमने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन अब वो सब अतीत है। ग्रेस समझ जाती है कि टॉमी ने उसे सच में प्यार किया था, लेकिन अब वह उसे और नहीं रोकेगा। इसलिए ग्रेस कहती है, मैं लंदन जा रही हूं, ये लो मेरा एड्रेस, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बड़ा बिजनेस आइडिया है। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को अस्थायी रूप से विदा देते हैं। टॉमी गैरिसन बार चला जाता है और ग्रेस स्टेशन पहुंच जाती है। इतनी लड़ाई के बाद टॉमी की सारी थकान जैसे टूट कर आ रही है, फिर भी वो ग्रेस के नाम एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो बताता है कि वो सही निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है कि उसे ग्रेस के पास जाना चाहिए या नहीं। इसलिए टॉमी इस बार एक सिक्का उछालकर अपना निर्णय लेने की सोचता है। वहीं दूसरी ओर ग्रेस के सामने पिस्तौल लिए ऑफिसर कैंपबेल खड़ा होता है। टॉमी का सिक्का उछलते ही हम एक गोली की आवाज सुनते हैं। अब हमारे सामने बड़ा सवाल है कि टॉमी ने क्या निर्णय लिया और ग्रेस का क्या हुआ। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन 2 में। अगर सब सीजन 2 के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में सीजन 2 टाइप करें, तो जल्दी ही सभी सीजन लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा। दूसरा सीजन पब्लिश होते ही लिंक कमेंट में मिल जाएगा। तो पूरी सीरीज मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।